हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में तांबे के तार का एक आयताकार लूप एक चुंबक के दो ध्रुवों N व S के बीच से होकर गिर रहा है। लूप की गति पर चुंबक का प्रभाव बताइए, जबकि वायु का प्रतिरोध नगण्य है। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से अंदर की तरफ जाती हुई कुछ इस तरीके से, तथा इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मान लीजिए इस तरीके से एक तार रख देते हैं। इस तार में से मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रहा है। यह एक धारावाही तार है आई। तो इसका जो लंबाई सदिश है वो ऊपर की तरफ होगा धारा की दिशा में, एल सदिश। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, बी सदिश बोल देते हैं उसको। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र है इस धारावाही तार के ऊपर बल लगाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे। अब कहीं पे भी अगर आवेश दौड़ रहा है और अगर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाने लगता है, तो इस तार के ऊपर भी लगाने लगेगा बल। जितना बल ये तार के ऊपर लगाएगा उसका मान होगा यहाँ पे आई एल सदिश क्रॉस बी सदिश, अर्थात लंबाई सदिश और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणन एल क्रॉस बी। अर्थात जो ये बल है वो एल सदिश और बी सदिश इन दोनों के अभिलंबवत है। एल सदिश यहाँ धारा की दिशा में है, एल सदिश और बी सदिश अंदर की तरफ है। तो जब आप इनका क्रॉस गुणन करेंगे, एल सदिश ऊपर है, बी सदिश अंदर की तरफ है, तो क्रॉस गुणन इनका आएगा एल क्रॉस बी इधर की दिशा में, एल सदिश क्रॉस बी सदिश, अर्थात तार के ऊपर इधर की दिशा में चुंबकीय बल लगने लगेगा, जिसका मान हमने यहाँ लिख दिया। तो ये पहली चीज़ आप समझें। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ये समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है। मान लीजिए हमारे पास में एक आयताकार कुंडली है, इस तरीके से। इसकी दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति है जब वो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से। अभी ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। दूसरी स्थिति है जब ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही गति कर रहा है, अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। तीसरी स्थिति है जब ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलेगा, इस तरीके से बाहर जा रहा है कुछ गति से। जो यहाँ पहली वाली स्थिति है, इसमें आप देख रहे हैं कि फ्लक्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स वो होता है बी सदिश डॉट ए सदिश। ए सदिश वह क्षेत्रफल होता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। इसको लिख सकते हैं बी ए। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश को यहाँ अंदर ले लिया, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर है ही, तो थीटा जो है वो 0 है यहाँ पे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है जितने क्षेत्रफल पे वो मौजूद है वो लगातार बढ़ रहा है, ए का मान बढ़ रहा है इस पहली वाली स्थिति में, इसलिए फ्लक्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। दूसरी वाली स्थिति को देखिए, दूसरी वाली स्थिति में जो फ्लक्स है वो नियत है, क्योंकि इस दूसरी वाली स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र तो नियत है तीनों स्थितियों के लिए। क्षेत्रफल जो होगा इसके लिए वो इस पूरे लूप का ही क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लीजिए ए नॉट, दोनों ही नियत है, दोनों ही क्या है, नियत है, इसलिए फ्लक्स जो गुजर रहा है वो क्या हो गया, नियत। दूसरी स्थिति के लिए ये हमारी दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तीसरी स्थिति के लिए जो फ्लक्स है वो घट रहा है लगातार, क्योंकि जितने क्षेत्रफल पर चुंबकीय क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। जितना बाहर आता जाएगा ये उतना ही क्षेत्रफल घट रहा है, इसलिए फ्लक्स लगातार घट रहा है। अब देखिए, लेंज का नियम कहता है कि जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा इस तरीके से होती है कि वो कारण का विरोध करे। फैराडे की द्वितीय नियम से लिख सकते हैं कि प्रेरित विभव होता है डी फाई भागे डी टी, ये केवल परिमाण है, और ये डी फाई भागे डी टी है फ्लक्स में परिवर्तन की दर। पहली स्थिति में फ्लक्स बढ़ रही है, दूसरी स्थिति में फ्लक्स नियत है, और तीसरी स्थिति में फ्लक्स घट रहा है। तो पहली और तीसरी में तो फ्लक्स बदल रहा है, लेकिन दूसरी स्थिति में फ्लक्स नियत है। इसलिए इस पहली वाली स्थिति में, तीसरी वाली स्थिति में, पहली और तीसरी स्थिति में प्रेरित जो विभव है वो शून्य नहीं है, जबकि दूसरी स्थिति में प्रेरित विभव वो शून्य होगा। धारा की दिशा के बारे में बात करते हैं तो लेंज का नियम प्रयोग करेंगे। पहली स्थिति में फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करी जाएगी, इसलिए धारा इस तरीके से प्रेरित होना चाहिए ताकि फ्लक्स जो है वो बाहर की दिशा में आए प्रेरित धारा की वजह से, और बढ़ते फ्लक्स को घटाया जा सके। दूसरी स्थिति में न तो विभव है न तो धारा है। तीसरी स्थिति में धारा जो प्रेरित होगा वो इस तरीके से होगा कि घटते फ्लक्स को बढ़ाया जा सके। तो धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी कि वो अंदर की दिशा में फ्लक्स बनाएगी, तो यहाँ पे धारा इस तरीके से प्रेरित हो जाएगी। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमारे पास में दो चुंबक हैं, इधर है
एन सिरा, इधर एन सिरा है, इधर है एस सिरा, इस तरीके से ये एस सिरा है। एन सिरा को और बड़ा कर लेते हैं। चुंबक के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से मौजूद होगा, एन से निकल करके एस में घुसेगा, इस तरीके से, इस तरीके से हो। या ये रहा यहाँ पे ऊपर हमारे पास में एक तार का बना हुआ कुंडली है आयताकार, इस तरीके से इसमें गिर रहा है, ये मुक्त रूप से गिर रहा है। तो इसमें होगा या कि यहाँ पे 3 स्थितियां बन जाएंगी गिरते हुए। पहली बात तो होगी कि ये इस चुंबकीय क्षेत्र में घुस रहा हो, अर्थात यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा, बिल्कुल यहाँ पहली स्थिति की तरह। दूसरी स्थिति तब बनेगी जब ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच से जा रहा होगा, इस तरीके से, अर्थात दूसरी स्थिति में नीचे गिर रहा होगा, फ्लक्स जो होगा वो नियत होगा। तीसरी स्थिति में वो इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा रहा होगा, अर्थात फ्लक्स जो है वो घट रहा होगा, बिल्कुल ही यहाँ पे मुख्य अवधारणा की पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति की तरह। प्रश्न बोला जा रहा है कि लूप की गति पर चुंबक का क्या प्रभाव है। देखिए, हम तीनों स्थितियों को बारी बारी से चर्चा करते हैं। इसको स्थिति 1 नाम दे देते हैं, इसको स्थिति 2, इसको स्थिति 3। पहली स्थिति चर्चा करते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर है इस तरीके से, और ये हो गया हमारा तार का बना हुआ लूप, और ये अंदर की तरफ गिर रहा है v गति से, मान लीजिए। इसका जो त्वरण है नीचे की दिशा में वो मान लीजिए यहाँ पे a है। अब देखिए, ये बिल्कुल ही यहाँ पे पहली स्थिति की तरह है, तो इसमें जो धारा प्रेरित हो जाएगा वो इस तरीके से होगा, प्रेरित धारा इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब यहाँ पे जो AB है और जो BC है और जो CD है, ये तीनों ही धारावाही तारे हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। हालांकि कुछ भाग AB का बाहर है और CD का भी कुछ भाग बाहर है। तो यहाँ पे हम तीनों के ऊपर लगने वाले बल के बारे में चर्चा करते हैं, AB के ऊपर, BC के ऊपर और CD के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं BC के ऊपर लगने वाले बल के बारे में। तो BC की धारा इधर है, तो इधर की दिशा में ही इसका लंबाई सदिश हो जाएगा। इसके ऊपर जो बल होगा उसको हम बोल देते हैं F1। ये होगा I, L मतलब बोल देते हैं BC सदिश, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ सदिश गुणन, क्रॉस गुणन। यहाँ पे BC जो है वो इधर की दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो इन दोनों का जब क्रॉस गुणन करोगे आप तो ऊपर की तरफ आएगा इस तरीके से। इसलिए जो बल होगा यहाँ पे F1 वो ऊपर होगा। BC के ऊपर लगने वाला बल इस तरीके से होगा ऊपर, जिसको यहाँ पे हमने F1 सदिश बोला, अर्थात जो ये F1 है ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की दिशा में। बात करते हैं AB और CD पे लगने वाले बल की दिशाओं की। AB के ऊपर लगने वाला बल होगा, इसको F2 सदिश बोल देते हैं, I, AB सदिश क्रॉस B सदिश। अब देखिए, AB का पूरा हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो एक बारी के लिए A और D को उठा करके यहाँ पे कर लीजिए। ये वाला बिंदु A है और ये वाला बिंदु D है। अब ये ठीक है। तो F2 जो बल लग रहा है अर्थात AB के ऊपर, AB क्रॉस B से, AB है नीचे, B सदिश है अंदर, और जब आप AB क्रॉस करोगे B के साथ तो ये इधर की दिशा में आएगा। इसलिए यहाँ पे जो F2 बल आ रहा है वो इधर की दिशा में आ रहा है, ये है F2। इसी तरीके से CD पे जब आप बल निकालोगे तो वो इधर की तरफ आएगा, इसको F3 बोल देते हैं, सदिश लगा देते हैं। और CD के ऊपर लगने वाला बल जो है उसको हमने F3 बोला है, जो कि है I CD क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये पूरा लूप है उसके ऊपर ये जो F3 और F2 है ये आपस में तो कट जाएंगे, विपरीत दिशा में है, तो इनको गैप कर देते हैं। पूरे लूप के ऊपर केवल एक बल बचा जो कि ऊपर की दिशा में लग रहा है, और ये बल जो है BC के ऊपर लगने वाला बल है, जिसका परिमाण F1 बोल देते हैं। अब इस पूरे लूप के ऊपर नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है mg, जिसकी वजह से इसका अगर त्वरण होता तो g होता, लेकिन यहाँ पे त्वरण a है, क्योंकि ऊपर की दिशा में बल लगने लगा, इसलिए जो a है वो g से कम है। इसलिए हम बोलेंगे कि जब हम तार को छोड़ते हैं चुंबकों के बीच में गिरने के लिए, तो जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में घुसने लगता है उसका त्वरण जो है वो कम हो जाता है, g से कम हो जाता है उसका त्वरण। दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है इस तरीके से। दूसरी स्थिति में ये रहा हमारा कुंडली, ये v गति से गिर रहा है नीचे। दूसरी स्थिति में फ्लक्स में तो परिवर्तन हो नहीं रहा, धारा भी यहाँ पे शून्य है, प्रेरित धारा, प्रेरित विभव भी शून्य है, तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा सिवाय mg के। इसलिए इसका जो त्वरण होगा वो g के ही बराबर होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि जैसे ही आपने कुंडली को छोड़ा, जब वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने लगता है तो उसका त्वरण g से कम हो जाता है, और जब वो पूर्णतया चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो वापस से उसका त्वरण बढ़ के g हो जाता है। तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं, जब वो चुंबकीय क्षेत्र से निकल रहा होगा बाहर। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, और ये रहा
हमारा कुंडली, कुंडली के अंदर धारा प्रेरित होगा यहाँ पे मुख्य धारा में तीसरी स्थिति के अनुसार, अर्थात इस तरीके से, कुछ इस तरीके से प्रेरित होगा। वापस से जिस तरीके से हमने पहले वाले में किया बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पे भी करेंगे गणनाएं। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ए बी के ऊपर लगने वाला जो बल है उसको F1 सदिश बोलते हैं, तो F1 का मान लिखा जाएगा। जो भी धारा यहाँ प्रेरित हुआ होगा I L क्रॉस बी, L यहाँ पे हो जाएगा ए बी, धारा की दिशा में होता है L क्रॉस बी सदिश। ए बी है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर, ए बी क्रॉस बी करोगे आप तो वो इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब यह है यहाँ पे जो F1 बल है इधर की तरफ लग रहा है F1 सदिश, तो ये हो गया ए बी के ऊपर लगने वाला बल। इसी तरीके से बात कर लेते हैं सी डी के ऊपर लगने वाला बल F2 सदिश, ये हो जाएगा I सी डी क्रॉस बी सदिश। सी डी है नीचे, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर, क्रॉस गुणन करोगे आप इनका इधर की दिशा में आ जाएगा, अर्थात सी डी के ऊपर लगने वाला जो बल है वो इधर की दिशा में आ गया, जिसको हमने F2 बोल रखा है। अब बी सी के ऊपर निकालते हैं बल यहाँ पे, उसको F3 सदिश बोल देते हैं बी सी के ऊपर। ये हो जाएगा I बी सी सदिश क्रॉस बी सदिश। बी सी सदिश है इधर, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर, बी सी सदिश क्रॉस बी सदिश करोगे तो ऊपर की दिशा में आएगा। यहाँ लिख देते हैं ये जो बल है ये ऊपर आ रहा है, ऊपर की दिशा में, अर्थात बी सी के ऊपर ऊपर की तरफ बल लग रहा है F3 सदिश। अब यहाँ कुंडली के ऊपर कुल बल देखें तो ये F1 और F2 तो कट गए विपरीत दिशा में होने के कारण, तो यहाँ लिखते हैं, इनको गायब कर देते हैं। कुंडली के ऊपर केवल एक बल कार्य कर रहा है ऊपर की दिशा में, कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, जो कि है F3 बल, परिमाण F3 बोल दिया। mg बल नीचे की तरफ लग रहा होगा इसके ऊपर, गुरुत्वीय बल, इसका त्वरण नीचे a मान लेते हैं, तो वापस से यहाँ पे जो त्वरण होगा a वो कम हो जाएगा g से, क्योंकि F3 बल गुरुत्वीय त्वरण का विरोध कर रहा है यहाँ पे। इसलिए अब हमने पूरे प्रश्न को हल कर लिया। उत्तर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा होगा, अर्थात स्थिति 1, उस अवस्था में उसकी गुरुत्वीय त्वरण से त्वरण कम हो जाएगी, अर्थात उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा। वहीं जब वो अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर लिया होगा तब वो वापस से गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की तरफ जाएगा, और जब वो वापस से निकल रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र से तो पुनः उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से कम हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की बल की वजह से। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।